हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल वीईटी। हम रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल के कुछ मॉक टेस्ट के में कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें से हम क्लास नंबर आज 22 कर रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी क्लासें कितनी हो चुकी हैं? 21 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। प्रीवियस क्लास कौन सी थी? 21। कौन सी थी? 21 क्लास हो चुकी है। हमने 21 क्लास कर ली है और आज क्लास है 22। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना समय को गंवाए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा पानी है? कौन सा है? बुलर, चिल्का, संभल और योत्सवा आल्मो। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? संभल। क्या है? संभल सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारा पानी है संभल का, संभल नहीं है। राजस्थान की संभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर है। 200 वर्ग किलोमीटर है। यह जयपुर शहर पश्चिम से 96 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के साथ अजमेर से 64 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। कहाँ? पूर्व में स्थित है। यह ऐतिहासिक संभर के लेक टाउन को घेरता है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। झील पूर्वी भारत में उड़ीसा राज्य के पुरी, उर्दा और गंजम जिले में फैली हुई है। कौन सी? चिल्का झील की बात हो रही। और फैली हुई चिल्का झील की कुल महत्वपूर्ण विशेषताएं यह 52 नदियों और नालों द्वारा बनाई गई है। चिल्का का जल फैलाव क्षेत्र 900 से 1065 वर्ग किलोमीटर के बीच है। यह अंतर्देशीय खारे पानी की झील नहीं है, बल्कि यह एक तटीय झील है, इसीलिए इसका सही उत्तर संभर झील होगा। मतलब ये चिल्का झील एक अंतर्देशीय झील नहीं है, खारे पानी की झील नहीं है। अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? संभर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलाहाबाद स्तंभ, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह यूपीपीसीएस आरओ में भी पूछ चुका है। और देखिए फर्स्ट क्या है? यह संस्कृत भाषा और ब्रह्म लिपि में हरिसेना द्वारा लिखा गया था। सही बात है। इनमें समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का उल्लेख किया गया। बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन दोनों करेक्ट है। कौन से? फर्स्ट भी है और सेकंड भी है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड वाला, फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, इसे प्राग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्राग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसे हीरे सेना ने संस्कृत भाषा और ब्रह्म लिपि में लिखा था। अतः विकल्प 1 भी सही है। इसमें समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का उल्लेख किया गया है। विकल्प 2 भी सही है। यह मूल रूप से एक अशोक स्तंभ था, जिसमें अन्य शिलालेख भी थे। देखिए गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। उनका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। इन दोनों को महाराजा कहा था। इसके शासन काल के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था और वह सबसे पहले महाराजा धीराज महान राजा का राजाओं
का कहा गया जाता है। यह यह शीर्ष यह शीर्ष यह यह शीर्षक उसकी उसकी व्यापक विजय को दर्शाता है। समुद्रगुप्त के शासकों में सबसे महान था। गुप्त वंश के शासकों में सबसे महान था समुद्रगुप्त का उत्तराधिकार उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को मिला था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, ठीक है, इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उनके उत्तराधिकार स्कंदगुप्त थे। स्कंदगुप्त के बाद के गुप्त राजा पुरगुप्त, नरसिंहगुप्त और बुद्धगुप्त और बलिदित्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित संगीतकारों को में से कौन संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय थे। मतलब सबसे ज़्यादा सितार के लिए लोकप्रिय कौन थे? देखिए, अली अकबर खान या विलायत खान और बहादुर खान और अहमद अली खान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विलायत खान। कौन थे? विलायत खान। देखिए, विलायत खान एक भारतीय सितार वादक थे जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बड़ा योगदान दिया। वह अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित सितार वादकों में से एक थे। उन्होंने आफताब ए सितार या सितार का सूरज के नाम से जाना जाता था। सितार यह वीणा परिवार का एक तारयुक्त वाद्य यंत्र है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए लोकप्रिय है। इसमें एक लंबी गर्दन और एक चौड़ा कटोरे के आकार का अनुदानक होता है। आमतौर पर 20 तार होते हैं, जिसमें से 7 रंग मेलोडी तार होते हैं और काफी ड्रोन तार होते हैं। राग के तार उंगलियों के बजाए जाते हैं, जबकि ड्रोन का तार सतत पृष्ठभूमि ध्वनि प्रदान करते हैं। किसके? ड्रोन के तार सतत पृष्ठ के ध्वनि प्रदान करते हैं। ये है कौन? लियाकत खान के बारे में। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? कौन सा विकल्प गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? कौन सा है? निर्वाचित मुखिया, मनोनीत मुखिया और अधिनिस्थ मुखिया और वंशानुगत शासन। भारतीय संविधान क्या बताता है? सही है इसका आंसर। देखो, भारतीय संविधान में निर्वाचित मुखिया होगा, ठीक, ना तो मनोनीत होगा ना तो वंशानुगत होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचित मुखिया। देखिए, निर्वाचित प्रावधान यह भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है। गणतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें राज्य का प्रमुख नागरिकों या उनके प्रतिनिधित्वों द्वारा चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति राज्य का मुख्य होता है और उसका चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान मंडलों के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के मुख्य भूमिका और औपचारिक होते हैं और वह राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है?
कौन सा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? घूमर, भांगड़ा, गरबा और धनगरी गज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? घूमर नहीं, भांगड़ा नहीं, गरबा नहीं। देखो ये कहाँ का है? ये भांगड़ा है पंजाब का और गरबा है गुजरात का। ठीक, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? धनगरी गज। देखिए धनगरी गज गज महाराष्ट्र राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से धनगर समुदाय द्वारा किया जाता है, जो पेशे से चरवाहे हैं। यह नृत्य हिंदू देवता बिरुवा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जो धनगर समुदाय के देवता हैं। नर्तक पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं और अपने प्रदर्शन के दौरान लाठी और ड्रम का उपयोग करते हैं। घूमर यह महाराष्ट्र का नहीं है बल्कि राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है। घूमर कहाँ का है? घूमर है राजस्थान का। ये राजस्थान का है। राजस्थान का, भांगड़ा पंजाब का और गरबा गुजरात का, भांगड़ा पंजाब का, ये राजस्थान का घूमर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परमाणु नाभिक निम्न में से किस युग्म से बना होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और नाभिक और इलेक्ट्रॉन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किससे बना होता है? परमाणु नाभिक किससे बना था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। देखो परमाणु किसी भी यौगिक या अणु का सबसे छोटा सूक्ष्म कण या इकाई होती है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, जिसे अपरमाणुकण कण कहा जाता है। परमाणु के मध्य या केंद्र को नाभिक के रूप में जाना जाता है। परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। परमाणु और उसकी संरचना की खोज वैज्ञानिक जॉर्ज डाल्टन ने की थी। सभी तत्वों और पदार्थों में छोटे परमाणु कण होते हैं। प्रत्येक तत्व का एक परमाणु कण होता है, जिसके गुण अन्य तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। परमाणु एक उदासीन कण है क्योंकि यह एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमूर्धावा माधव चाक्यार को निम्न में से किस नृत्य शैली में इनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कोट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, यक्षगान। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोट्यम। किससे सम्मानित किया गया था? कोट्यम। देखिए इसका विश्लेषण क्या है? अन्नूर माधव चाक्यार कोट्यम के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक थे, जो केरल से उत्पन्न एक पारंपरिक सांस्कृतिक नाटक कला है। इनकी निपुणता के सम्मान में उन्हें 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कोट्यम में प्राचीन संस्कृति रंगमंच के तत्वों को संगम युग की एक प्राचीन प्रदर्शन कला कथक के साथ जोड़ा गया है। यूनेस्को कोट्यम को मान्यता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में सम्मानित किया गया है, ये यूनेस्को द्वारा। ठीक है। चाक्यार ने कोट्यम को, देखिए आप ध्यान दीजिए, चाक्यार ने कोट्यम को मंदिर के गर्भगृह तक सीमित रखने को पारंपरिक से घटाकर सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करने और उसके लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। काट्यम में चाक्यार के योगदान की व्यापक रूप से सराहना हुई, जिससे 2003 में पद्म भूषण और
1987 में संगीत नाटक अकादमी साहित्य इकाई प्रदान किया गया। वे जीवन भर नाट्यम के प्रति समर्पित रहे और तथा अन्य कला रूप को देखने के से परहेज किया, क्योंकि उनका मानना था इससे उनकी कला की अशुद्धता प्रभावित होगी। किसकी? चाक्यार की। अमनूर माधव चाक्यार की कला प्रभावित होगी, इसी वजह से वो परहेज करते थे दूसरे नाटक को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिरात उल अख्तर भारत में पहली फारसी पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? किसके द्वारा शुरू की गई थी? राजा राम मोहन, द्वारकानाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय द्वारा। देखिए, राजा राम मोहन राय 18वीं शताब्दी के अंत से 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रदूत में से एक थे। वह संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी में कुशल थे और अरबी, लैटिन और ग्रीक जानते थे। अपने प्रारंभिक वर्षों में वह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियोजित किए गए थे। उन्होंने कलकत्ता से 1887 में हिंदू कॉलेज की स्थापना का समर्थन किया था। उन्होंने 1819 में एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी शुरू किया। उन्होंने 2 संगठनों की स्थापना की, आदमसभा और ब्रह्मसभा। आदमसभा 1815 में और ब्रह्मसभा 1828 में। मिरात अल अख्तर 1823 राजा राम मोहन द्वारा स्थापित पहली फारसी पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? शुक्राणु, ओवम और न्यूरॉन्स और ऑस्टियोक्लेस्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ओवम। क्या है? ओवम। देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवम है। ओवम को अंड कोशिका भी कहा जाता है, जो महिला शरीर में प्रजनन कोशिका है। ओवम शुक्राणु कोशिकाओं से 20 गुना बड़ा होता है और इसका व्यास लगभग 0.1 mm होता है। मानव अंडाणु ओवम शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है और मानव शरीर में एक तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, लेकिन सबसे जटिल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध के रूप में किसने नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस कर दी थी? किसने की दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और निम्न में से कोई नहीं। किसने त्याग दी थी? मिली किसके थे? जिसे मिली होगी उसी ने त्यागी होगी। तो किसे मिली थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और महात्मा गांधी को क्या मिली थी? केसरे-ए-हिंद। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं है, विश्लेषण। 22 मई 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता चलने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध के रूप में अपना नाइटहुड पुरस्कार लौटा दिया। उन्होंने कलकत्ता में एक विरोध सभा की स्थापना की, जिसके बाद उन्होंने अंततः अपने ब्रिटिश नाइटहुड को विरोध का प्रतीकात्मक कार्य के रूप में बंद कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रवलत अधिनियम और 2 राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन चिकलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोग एकत्रित हुए थे। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर ने अपने सैनिकों के साथ वहां आए और बगीचे के एकमात्र संकीर्ण प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया और सैनिकों को निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। अंधाधुंध गोलीबारी लगभग 10 मिनट चली और 1000 लोगों की मृत्यु हो गई और 1500 से
अधिक लोग घायल हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व कम है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा। सही आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व किसका कम है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17% प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसकी है जनसंख्या के घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति की जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। 2011 की जनगणना का घनत्व 282 प्रति वर्ग किलोमीटर था। प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 जनसंख्या वाले बिहार के बाद पश्चिम बंगाल 1028 और केरला 1086 सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का घनत्व 11,297 वर्ग में सबसे अधिक है। इसके बाद चंडीगढ़ है जिसका घनत्व 9,252 है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाल कक्कड़ दर्रा निम्न में से किस राज्य को जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और बंगाल और महाराष्ट्र और गुजरात, केरला और तमिलनाडु। सही आंसर क्या हो जाएगा? केरला और तमिलनाडु। देखिए पलक्कड़ दर्रा केरला और तमिलनाडु को जोड़ता है। यह दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अनामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो 24 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ इसकी औसत ऊंचाई 140 मीटर है। पलक्कड़ दर्रा को पालघाट दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। पलक्कड़ गेप फाइनल तमिलनाडु के प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक स्थलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 273 के और 1 ATM दाब पर एक आदर्श गैस का एक मोल डेसीलीटर का आयतन घेरता है। कितना? 22.4, 25.1, 21.2, 20.3। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 22.4। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? PRT बराबर PR गलत हो गया, रुको एक सेकंड रुक जाओ। इसमें देखिए क्या है, PV बराबर NRT होता है। देखिए मानक तापमान और दबाव STP पर किसी भी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। मानक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन है और मानक दबाव 1 ATM है। अवोगाद्रो की परिकल्पना में कहा गया है कि समान ताप और समान दाब किसी भी गैस के समान आयतन में और कणों की संख्या समान होती है। आदर्श गैस समीकरण क्या है? PV बराबर NRT, N मोलों की संख्या, R गैस स्थिरांक होता है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट किसने लॉन्च किया था? योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर पर स्मारक डाक टिकट और दुनिया भर से भगवान राम को समर्पित डाक टिकट वाली एक पुस्तक जारी की। स्टाम्प पुस्तक का उद्देश्य विभिन्न समाजों पर भगवान राम की अंतर्राष्ट्रीय अपील को प्रदर्शित करना है। 28 पन्नों की इस कविता में अमेरिकी, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया और संयुक्त राज्य जैसे संगठनों सहित 20 से अधिक देशों द्वारा किए जाए गए टिकट को शामिल किया गया है। टिकट को डिज़ाइन
डिजाइन में श्री जन्मभूमि राम से संबंधित आवश्यक तत्व शामिल हैं, जिसमें मंदिर प्रतिष्ठित, चौपाल, मंगल भवन, मंगलहारी, सूर्य सरयू नदी मंदिर के अंदर और आसपास की मूर्तियां प्रदर्शित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पूंजीवाद इस व्यवस्था में मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना या सरकार के हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त है। सरकार इस प्रणाली के माध्यम से धन का समान वितरण सुनिश्चित करती है। यह बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? यह मुख्य रूप से धन को लाभ कमाने के लिए होता है। क्या है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था प्रणाली अर्थव्यवस्था को निजी स्वामित्व, निजी उत्पाद और लाभ स्वामित्व द्वारा समन्वय द्वारा चिह्नित किया जाता है। यह सरकार की भूमिका केवल नियमित और निगरानी तक ही सीमित होती है। ये आप देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र के बीच उत्पादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के अंतर्गत आती है। इसको सलाहकार अधिकार क्षेत्र, अपील अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, रिट अधिकार क्षेत्र। सही आंसर मूल अधिकार क्षेत्र। देखिए, मूल अधिकार क्षेत्र का अर्थ कुछ मुकदमों की सुनवाई के सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमे पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार संघीय मामलों के बारे में सभी विवादों में इसे एक मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया गया है। इसे मूल अधिकार क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों से अकेले निपटने की शक्ति रखता है। ऐसे मामले से न तो निचला न्यायालय और न ही निचला अदालत निपटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचायत राज संस्थाओं के लिए संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों के संबंधित है? 29, 30, 45, 37। कितने हैं? 29 राज्य संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343G पंचायतों को शक्ति और जिम्मेदारी प्रदान करता है। इसमें 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर सर्दियों में बर्फबारी नहीं होती है? ऊटी, नैनीताल, शिमला, श्रीनगर। तो देखो, ऊटी राजस्थान में है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? राजस्थान में नहीं होती है, बाकी नैनीताल में होती है, शिमला में, श्रीनगर में भी होती है। देखिए, ऊटी जिसे उगम मंडल के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में है। यह हिली स्टेशन होने और आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम तापमान का अनुभव करने के बावजूद सर्दियों के दौरान बर्फबारी का अनुभव करने के लिए जलवायु इतनी ठंडी नहीं हो पाती है। यह सूचीबद्ध स्थान नैनीताल, शिमला और श्रीनगर के भी बिल्कुल विपरीत है, जो भारत के उत्तरी भारत में स्थित है। उत्तरी भारत वाले में हो गए। देखिए, अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन का प्राथमिक क्षेत्र क्या है, जिसे 2015 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था? सीवरेज के बाद जल की आपूर्ति, बिजली उत्पादन, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, सरकारी निवासियों की स्वास्थ्य देखभाल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सीवरेज के बाद जल की आपूर्ति। देखिए, मेहरूत 2.0 को अक्टूबर 2021 में 5 साल की
अवध यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 से 25-26 के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाई, राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? अंतिम साल का मूल्य, सेवानिवृत्त पेंशन, पुरानी बिक्री वस्तु, पूंजीगत लाभ। पूंजीगत लाभ किसे शामिल किया जाता है? पूंजीगत लाभ को। देखिए, राष्ट्रीय आय लेखांक का अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधि के कुल मूल्य को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रों के बीच धन के प्रवाह की गणना करने और उनका योग करने की प्रक्रिया है। राष्ट्रीय आय को मापने में सावधानियां अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाता है। स्व उपभोग के लिए उत्पादन के मूल्य के बराबर आय को माना जाता है। कारक और लागत पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय प्रत्यक्ष कर शामिल नहीं है। ठीक है। और सेवानिवृत्त पेंशन शामिल नहीं है। किसी सेवा या उत्पादन के बदले में प्राप्त नहीं होने वाले भुगतानों पर विचार नहीं किया जाता है। वास्तविक उत्पादनों के कारण प्राप्त नहीं किए गए पूंजीगत लाभ शामिल नहीं है। तस्करी के आदि के माध्यम से अवैध धन शामिल नहीं है, क्योंकि इस आसानी और अनुमोदन नहीं लगाया जा सकता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। देखिए, हमने आपको 22 क्लास नंबर आज करवाई है। हमने कितनी क्लासें करवा दी हैं? ऑलरेडी 21 क्लासें करवा दी हैं। इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। प्लेलिस्ट अपने चैनल इसी पे मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है GS मॉक टेस्ट प्लेलिस्ट का नाम है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वो बेहतरीन क्वेश्चन करवाए हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। वही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर देना है। आपको क्लास कैसी लगी, क्लास या जो समझ में नहीं आया वो बता सकते हैं। वो मैं कमेंट में या टेलीग्राम पे बता दूँगा। ठीक है, चलिए ठीक है फिर। थैंक यू डियर स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय।